चलिए एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कराती है। और मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं लेके आता हूं, जो कि आपके एग्जाम चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, एलटी, जीआईसी, उत्तराखंड, बीपीएससी, कुछ भी हो उन सभी के लिए क्लासेस होती हैं। तो आज उसी कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। सभी लोगों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज, देखिए आवाज आ रही है। तो उन सभी क्लासेस को लेकर के एक साथ में आया हूं। जी हाँ, क्योंकि जो टॉपिक आपके टीजीटी का सिलेबस देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी राजनीतिक सिद्धांत होता है, पीजीटी में भी राजनीतिक सिद्धांत है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी राजनीतिक सिद्धांत है, एलटी में भी नेट जेआरएफ सिद्धांत है, बीपीएससी में भी है। तो राजनीतिक सिद्धांत का एक वो टॉपिक है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, टॉपिक हमारा है उदारवाद। और इसके पहले की क्लास में, उदारवाद की क्लास में, हमने नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं उदारवाद के अगले पहलू पर, जिसका नाम है लोक कल्याणकारी राज्य। जी हां, क्या नाम है? लोक कल्याणकारी राज्य। उस बिंदु पे हम लोग आज फोकस करेंगे। तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है। जी आ गई, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सुप्रभात। तो और अगर आप लोग भी टीजीटी, पीजीटी देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, एलटी, जीआईसी देने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए बैच जो स्टार्ट हुआ तर्कस बैच, वो भी चल रहा है। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वहां संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल करना होगा। कॉल अगर नहीं लग रहा है, बिजी है, कोई इशू बता रहा है, तो आप 96 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसमें आपको पर डे ऐप पर लाइव क्लास का साथ साथ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य। जी हां, लोक कल्याणकारी राज्य। उदारवाद में नकारात्मक उदारवाद देखा, सकारात्मक उदारवाद देखा, उसी का एक पहलू होता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करें तो हमने जो अभी इसके पहले की क्लास में हमने देखा था सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद का ही विकसित रूप माना जाता है। सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप माना जाता है ये। अब सकारात्मक उदारवाद हमने पढ़ा था, तो उसमें राज्य को एक भलाई के रूप में दिखाया है। राज्य को एक भलाई के रूप में दिखाया है। राज्य क्या करता है? लोगों की भलाई करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब भी होता है, लोक में यहाँ पे जनता होती है, कल्याण आप समझ रहे हैं और राज्य आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब भी होता है राज्य ऐसी होगी जो अपने जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, तो लोक कल्याणकारी राज्य। और सकारात्मक उदारवाद में भी यही चीज देखने को मिल रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक उदारवाद का ही एक विकसित रूप माना जाता है लोक कल्याणकारी राज्य, उसी का विकसित रूप माना जाता है। जो लोक कल्याणकारी के बारे में सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया था वो किसने किया था? आर बिशप टेम्पल ने। किसने? आर बिशप टेम्पल। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था, और इन्होंने इस शब्द इस्तेमाल किया था अपनी किताब में, जिस किताब का नाम था सिटीजन एंड चर्च। क्या था? सिटीजन एंड चर्च, ये बुक थी। और इसी बुक में जो है इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। आर बिशप टेम्पल ने अपनी इसी किताब में इसका जिक्र किया था। ठीक है, इसके बाद, और ये जब इन्होंने जिक्र किया था तो वो दौर, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वो दौर मध्यकाल का था। मिडवल टाइम पीरियड की बात हो रही है, मध्यकाल की, जब इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद लास्की का नाम इसमें आता है कि लास्की जो थे पहले ऐसे विचारक थे। जी हाँ, लास्की पहले ऐसे विचारक थे
जिन्होंने विश्व का ध्यान जो है लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ विकसित किया, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ विकसित किया। लास्की ऐसे पहले विचारक थे, मतलब उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान इस प्रकार के राज्य की तरफ विकसित किया कि एक ऐसा राज्य हो जहां पे सभी लोगों के कल्याण की बात हो, उस तरफ इसका ध्यान जो है विकसित किया। इसीलिए लास्की साहब को लोक कल्याणकारी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के जनक के रूप में देखा जाता है कि क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के क्या है, जनक है। क्योंकि पहली बार इन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि राज्य ऐसा होना चाहिए जहां पे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, लोग सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए इनको जो है लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहा गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई मर्तबा पूछा गया है, ठीक है। इनकी एक किताब है लास्की साहब की, और आप लोग जानते भी होंगे वो किताब बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और उस किताब का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये इनकी बुक है और कई मर्तबा ये पूछी गई है कि ये किसकी किताब है। तो ठीक है, नाम याद रखिएगा, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये लास्की साहब की किताब का नाम है। और इस किताब में उन्होंने जिस बात को रखा वो आज सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे, ताकि मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे। यह स्टेटमेंट इनका था, लास्की साहब का। और इन्होंने किस में कहा था? अपनी किताब अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कहा था। ठीक है, मैंने लिख दिया पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअली मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस, तो हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस बोलते बोलते आदत पड़ गई है। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने अपने बात को रखा कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, कि जो उद्योग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ना हो, उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर का कर दिया जाए। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब उसे सरकार के अंडर में कर दिया जाए। तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे, मांग होती रहे, उसकी पूर्ति होती रहे। लास्की का यहीं पे एक स्टेटमेंट और है, इसी को लेकर कहते हैं कि राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए, राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने क्या किया? नियंत्रण करना चाहिए, वरना उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा कि राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए, वरना उद्योग ही क्या कर लेंगे? राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। तो जो उद्योग है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, लास्की कहते हैं इस पर राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, एक तरीके से राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, सब सरकार के अंडर में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये उद्योग आगे चल के राज्य पर ही नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि अगर उद्योग सरकार के अंडर में काम करेंगे तो जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो उसमें अमीर गरीब सभी लोग होते हैं, सभी की अपनी अपनी अलग डिमांड होती है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं ताकि उनकी पूर्ति हो सके। नहीं, अगर सब निजी सेक्टर में चला जाएगा तो गरीब लोग जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, वो उनसे वंचित हो जाएंगे। और सरकार सभी को ध्यान में रखेगी,
जैसे आज सरकार करती है ना, पीडीएस सिस्टम लागू होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सालों साल से चली जा रही है हमारे देश में। जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन होती है, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होते हैं, उनके लिए क्या करती है सरकार? उनके लिए राशन उपलब्ध कराती है, आवास योजना, शौचालय, ये सब, ताकि बेसिक एजुकेशन फ्री करती है बच्चों के लिए, ताकि बेसिक नीड उनकी पूरी हो सके। लेकिन ये सारी चीजें अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई तो आप समझ सकते हैं वो बेसिक नीड, वो आधारभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए लास्की ये कहते हैं कि राज्य का उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए, वरना उद्योग ही क्या करेंगे, एक दिन राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे, उनका एकाधिकार हो जाएगा और इससे सार्वजनिक हित संभव नहीं होगा। ठीक, ये बात यहां पे लास्की साहब ने कही है और अपनी किताब अ पॉलिटिक्स ऑफ ग्रामर में कही है। बुक का नाम याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया है, बुक का नाम कई मर्तबा आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है, बुक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता की राज्य को पूरा प्रयास करना चाहिए। राज्य को सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति करनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ये लास्की का अर्थ कहते हैं कि जो राज्य है वो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, सभी लोगों की। ठीक है विमल सिंह जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो राज्य क्या कहते, लास्की क्या कहते हैं, राज्य को क्या करना चाहिए? सभी व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो न्यूनतम, मतलब इतना तो खाना चाहिए ही, रहने के लिए 2 कमरा चाहिए ही, शिक्षा चाहिए ही, इन सभी चीजों की न्यूनतम आवश्यकता जो है, इन सभी चीजों की राज्य पूर्ति कर सके, ऐसा लास्की साहब कहते हैं। इसके अलावा लास्की साहब कहते हैं राज्य को मुद्रा चलाना चाहिए, मुद्रा, करेंसी। ये भी कहते हैं कि राज्य की अपनी करेंसी हो, राज्य का मतलब यहां राष्ट्र से है। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संबंधित बीमा पॉलिसी, ठीक है, ये भी कहते हैं बीमा पॉलिसी भी करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बीमा पॉलिसी भी राज्य को करनी चाहिए, ये बात कहते हैं। तो लास्की साहब का ये स्टेटमेंट है कि क्या कहते हैं कि राज्य को मुद्रा चलानी चाहिए, या राज्य मतलब एक देश है, यहाँ पे जो राज्य है उसका काम है कि वो करेंसी चलाए, और करेंसी चलाने के साथ साथ ये सारे काम करें। ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लास्की साहब, संगीता अहिरवार जी, बिल्कुल ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, तुमने पॉलिटिकल साइंस लिख दिया। नमस्कार शोभित शुक्ला जी। चलिए, तो ये कहते हैं, तो लास्की साहब अब राज्य को जो दर्शाते हैं जिस रूप में कि राज्य का उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए, वरना उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कहने का तात्पर्य क्या था। सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, मुद्रा चलानी चाहिए, बीमा पॉलिसी अपनानी चाहिए, इसके अलावा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ताकि मांग पूर्ति में निरंतरता बनी रहे। ये सारी बातें कहते हैं। तो ये चीज क्या दिखाता है कि एक ऐसे राज्य की बात करते हैं, एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां लोगों का हित जो है वो संभव हो सके। नमस्कार, ठीक है शोभित शुक्ला जी। तो ये बात यहां पर इन्होंने कहने का काम जो है किया है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये भी क्या, इसीलिए कहा गया, इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य के जनक हैं। इसके बाद एक नाम आता है हॉबमैन। हॉबमैन साहब कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है व्यक्तिवाद व मध्यवाद के बीच का मार्ग है। क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद व मध्यवाद के बीच का मार्ग है। ठीक है, अब हमने इसके पहले नकारात्मक उदारवाद पढ़ा था। आपको याद होगा, जो बच्चे पढ़े थे क्लास उस समय किए थे, नकारात्मक उदारवाद। तो नकारात्मक उदारवाद को ही दूसरे तरीके में हम लोग क्या नाम दिए थे? व्यक्तिवाद। ठीक है, और मध्यवाद।
तो नकारात्मक उदारवाद को मैंने नाम क्या दिया था? व्यक्तिवाद। और लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर के हॉबमैन साहब क्या कहते हैं? ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है ये व्यक्तिवाद व मध्यवाद के बीच का मार्ग है, यानी ये बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है। इसके अलावा कैंट साहब ने क्या कहा है? डब्ल्यू टी कैंट साहब ने लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को सभी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जो अपने नागरिकों को सभी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ये बात कहते हैं। तो कैंट साहब क्या कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो अपने नागरिकों को सभी प्रकार की सामाजिक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराता है, कि हाँ समाज में जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो, चाहे वो आवास से संबंधित हो, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, या किसी अन्य प्रकार की चीजों से संबंधित हो जो उनके हित में है, तो वो सारी सुविधाएं राज्य को उनके लिए उपलब्ध करानी चाहिए। वही लोक कल्याणकारी राज्य होता है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट यूपी के पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और स्पेशली नेट जेआरएफ में ही बहुत पूछे गए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे याद रखिएगा लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर के इन्हें बात बताई। इसके बाद आप लोगों ने, जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं वो जानते होंगे, इतिहास में इंग्लैंड के उस समय की बात है, 1944 की बात है। इंग्लैंड के उस समय पीएम जो उस समय इंग्लैंड के पीएम थे, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली साहब जिनका नाम था, 1944 की बात है ये। उन्होंने कहा गया कि राज्य के जो कार्य हैं, तो राज्य के कार्य क्या होंगे उसको निश्चित करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए कि राज्य के ये कार्य हैं। तो राज्य के कार्यों को निश्चित करने के लिए एटली साहब ने क्या किया था? विलियम बेवरीज, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेवरीज, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था। एक आयोग का गठन किया था लॉर्ड विलियम बेवरीज। इनकी अध्यक्षता में एटली साहब ने एक आयोग गठन किया था कि राज्य के कार्य क्या होंगे, निश्चित करने के लिए राज्य के ये निश्चित कार्य होंगे। तो जब उन्होंने गठन किया तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब पेश की तो उसने कहा कि राज्य के प्रमुख कार्य क्या होंगे। तो इस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? उसने पहला रिपोर्ट जब दी अपनी, उसमें लिखा गया है कि अशिक्षा को दूर करना, जो लोग शिक्षित हैं उनको शिक्षित होना चाहिए, उनकी अशिक्षा को दूर करें, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यह रिपोर्ट में पहली बात कही गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या कहा था? बेरोजगारी दूर करना। क्या कहा गया था? बेरोजगारी दूर करना, यह कहा गया था। फिर और क्या कहा गया था? बीमारी उन्मूलन का मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, याद रखना। दरिद्रता दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दरिद्रता का मतलब गरीबी, कहते हैं दरिद्रता दूर करना, इसका प्रयास करना चाहिए कि गरीबी को दूर करने का प्रयास करें, गरीबी दूर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे काम आश्रय भाव को दूर करना। ठीक है, आश्रय भाव को दूर करना। आश्रय भाव का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना होना। आश्रय भाव दूर करना, किसी दूसरे पर निर्भर ना होना कि दूसरे पे हम आश्रित हैं। ठीक है शिल्पी जी, गुड इवनिंग। दूसरे पे हम आश्रित हैं, ये नहीं। तो राज्य के कार्य को लेकर के क्या बताया गया कि लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर के लास्की साहब ने क्या कहा, हॉबमैन साहब ने क्या कहा
W.T. कैंट साहब ने क्या कहा। अब उसके बाद इंग्लैंड के 1944 में पीएम एटली साहब ने जो आयोग गठित किया लॉर्ड विलियम बेबरिज की अध्यक्षता में, उन्होंने राज्य के कार्य क्या बताया कि ये राज्य के कार्य होने चाहिए, यानी लोक कल्याणकारी राज्य को दर्शाता है। अब अशिक्षा को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, बीमारी को समाप्त करना, गरीबी दूर करना, दूसरों पर निर्भर ना होना, सेल्फ डिपेंड बनना, ये सारी चीजें एक लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं को दर्शाती हैं कि हाँ ये सब लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, क्या देखिएगा, तो ये बात यहां पे कहा गया है। और उस समय इंग्लैंड के पीएम जो थे उन्होंने क्या किया, तत्कालिक रूप से बेबरिज की रिपोर्ट को लागू कर दिया और क्या हो गया, राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। तो बेबरिज साहब की रिपोर्ट के आधार में इंग्लैंड में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गई। जो राज्य पहले पुलिस राज्य कहलाता था, हमने इसकी बात की है नकारात्मक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद में, कि जो राज्य पहले पुलिस राज्य कहलाता था अब वो क्या कहलाएगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा लोक कल्याणकारी और क्या काम करता है लोक कल्याणकारी राज्य, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है संगीता जी, अशिक्षा को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, गरीबों को दूर करना, बीमारी, आज राज्य का कर होना चाहिए। गरीबों को नहीं, गरीबी को दूर करना। हाँ, बीमारी उन्मूलन का मतलब होता है उसकी समाप्ति करना। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, समर्थक है, यानी निजी एवं सार्वजनिक, इसका मतलब है निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उसका मिश्रण, दोनों में भागीदारी होनी चाहिए। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य इन दोनों कंपनियों की भागीदारी से है, निजी कंपनी भी है और सरकारी सार्वजनिक कंपनी। जैसे हमारे देश में अगर जियो है, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री है जियो जो अंबानी ग्रुप की है, दूसरी तरफ बीएसएनएल भी है, निजी भी है और सरकारी भी है। ठीक है, सार्वजनिक भी है, दोनों का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा और क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है इसका और क्या कार्य होता है, लोक कल्याणकारी राज्य अमीरों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाता है, विभिन्न प्रकार के कर लगाता है और उस कर से जो पैसा मिलता है उसका उपयोग जो है गरीबों की भलाई के लिए करता है, कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है गरीबों के लिए, कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। यानी क्या कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य अमीर लोगों पर विभिन्न प्रकार से कर लगाता है। लोक कल्याणकारी राज्य अमीर लोगों पर क्या करता है, विभिन्न प्रकार से कर लगाता है। ठीक है, हाँ, गरीबी विभिन्न प्रकार से कर लगाता है और उसका इनकम का सोर्स ही है टैक्स। से आज भी सरकार के इनकम का जो सोर्स है वो टैक्स है। ठीक है, इसके अलावा 0.1% में जो जुर्माना उर्माना लगाती है सरकार, चलान वान करती है, वो अलग से होता है। बाकी मैक्सिमम सोर्स आपका क्या है, सरकार का कर है। तो अमीरों पर लोक कल्याणकारी राज्य में कहा गया है कि राज्य अमीरों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती है और उस कर से जो मुद्रा प्राप्ति होती है, जो पैसे की प्राप्ति होती है, उस पैसे का उपयोग वो गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करने में, उसको लागू करने में करती है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी होता है। ठीक है,
इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य और क्या होता है? कहा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है उसका एक उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय। कि समाज में जो लोग रहते हैं उनको भी सामाजिक न्याय की उपलब्धि हो सके, यानी समाज में रहने वाले लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, किसी के साथ भेदभाव। अब समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, आप चाहे विभिन्न जाति के आधार पर देखिए, धर्म के आधार पर देखिए, लिंग के आधार पर देखिए, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, हर तरीके से समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ न्याय हो सके। ठीक, संगीता जी, गुरुजी आपकी क्लास का टाइम क्या है? हम जो है पहली बार आपकी क्लास ले रहे हैं। नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपको। हमारी क्लास की टाइमिंग जो है शाम में 3 से 5 है संगीता जी, शाम में 3 से 5 है इवनिंग में जो क्लास टाइमिंग हमारी है इवनिंग में शाम में 3 से 5 है, ठीक है। उसमें लेकिन सारी क्लासेस पब्लिक नहीं होती है डियर, संडे क्लास पब्लिक होती है, बाकी क्लासेस ऐप पे चलती हैं, टीचर्स एकेडमी के ऐप पर। और वो क्लासेस टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों के लिए होती है, एलटी, जीआईसी के लिए होती है। अगर आप भी या आप में से कोई भी इसकी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमारे संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है, कोई इशू बता रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट लिख करके वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, ठीक है। और सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? गरीबों का हित। और सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? गरीबों का हित, कि गरीब लोग जो है उनका हित हो सके, उनकी भलाई हो सके, गरीबों का भला हो सके, ये होता है। ये सारी बातें जो आप देखें यहाँ पे, चाहे वो लास्की साहब ने कही, चाहे कैंट साहब ने कही, चाहे हॉबमैन साहब ने कही, जिसने भी कही, और चाहे बेब्रिज अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई वो सब ने आपने देखा, सभी ने जो बातें बताई हैं कहीं ना कहीं वो लोक कल्याणकारी राज्य को दर्शाने का काम करती है, ठीक है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो है यहाँ पे एक बात हुई कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ये होता है। अब ये तो जो हम टॉपिक देख रहे थे लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर के, तो ये सारे टॉपिक जो है उदारवाद की देन थे। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में उदारवाद, ठीक है। उदारवाद में हमने देखा था नकारात्मक उदारवाद क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था सकारात्मक उदारवाद क्या होता है, ठीक ठीक डियर। फिर हमने आज का तीसरा पार्ट देखा लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ठीक। अब इसका हम लोग चौथा बिंदु देखते हैं जिसका नाम है नव उदारवाद। क्या है? नव उदारवाद। ये 4 उदारवाद में 4 बिंदु थे, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य और नव उदारवाद। हमने ये देखा नकारात्मक उदारवाद यानी एक तरीके से व्यक्तिवाद जिसे संज्ञा दी गई, नकारात्मक उदारवाद देखा, सकारात्मक उदारवाद देखा, लोक कल्याणकारी राज्य देखा। अब हम इससे बात करने जा रहे हैं किस पे? नव उदारवाद पे। किससे बात करने जा रहे हैं? नव उदारवाद। तो ये नव उदारवाद क्या होता है? देखिए, जब हम नव उदारवाद के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो नव उदारवाद को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें, इसको जाना जाता है उदारीकरण के नाम से, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे भी नाम आपके एग्जाम पूछ सकता है, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसको एक नाम से और जानते हैं, स्वेच्छा तंत्रवाद। इसको स्वेच्छा तंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इच्छा स्वतंत्रतावाद, इच्छा स्वतंत्रतावाद, इस नामों से भी इसको जाना जाता है।
तो नौ उदारवाद को हम लोग उदारीकरण के नाम से भी, स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से भी, इच्छा स्वतंत्रतावाद, ये जो दो शब्द हैं स्वेच्छातंत्रवाद और इच्छा स्वतंत्रतावाद, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है और मोस्टली 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल पीजीटी के एग्जामों में किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये शब्द थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, हिंदी में टफ होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, तो उसमें ऐसे शब्दों का मोस्टली एग्जाम में यूज किया जाता है। इसका टीजीटी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली वहां पर नौ उदारवाद शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नौ उदारवाद को इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको समकालीन उदारवाद के नाम से भी इसको जानते हैं, समकालीन उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं रॉबर्ट नाजिक। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट नाजिक साहब, ठीक है। किसके? नौ उदारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट नाजिक साहब इसके जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अच्छे से। इसके समर्थक है हेयक, फ्रीडमैन, वर्लिन, इसके क्या है? समर्थक माने जाते हैं। हेयक, फ्रीडमैन, वर्लिन इसके समर्थक माने जाते हैं। ये जो विचारधारा है नौ उदारवाद की, ये जो नौ उदारवाद की विचारधारा है, ये विचारधारा 1970 के दशक में ये बहुत ज्यादा अस्तित्व में आई थी, बहुत तेजी से फैली थी। 1970 में ये विचारधारा अस्तित्व में आई और इसे सबसे पहले जिसने अपनाया था इस प्रकार की विचारधारा को, आगे चल करके 1980 में अपनाया था। और अपनाने वाला जो पहला देश था, जो पहला राज्य आप कह सकते हैं, वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने नौ उदारवाद की विचारधारा को सबसे पहले अपनाया था। 1970 के दशक में ये विचारधारा देखने को मिली और 1980 के दशक में सबसे पहले इसको जिस राज्य ने अपनाया वो राज्य आपका था इंग्लैंड। नौ उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मानी जाती है। इंपॉर्टेंट लिखेगा, नौ उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध क्या है? नौ उदारवाद एक प्रतिक्रिया है, मतलब उसके विपरीत आई है। जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं उसके विरुद्ध जो है नौ उदारवाद आया है, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। ये मानता क्या है कि लोक कल्याण के कार्यों से जो व्यक्ति होते हैं वो आलसी हो जाते हैं। कहीं न कहीं सही भी कह रहा है। लोक कल्याण के कार्यों से व्यक्ति क्या होता है? आलसी हो जाता है, कायर हो जाता है। ये इन्होंने कहा कि अगर राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी कार्यों को करती है, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कार्यों को करती है, जनता की भलाई के लिए काम करती है, तो उससे क्या होता है? व्यक्ति आलसी हो जाता है। और सही है भाई, जो ये विचारधारा है नौ उदारवाद जो विचारधारा है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आई, उसने क्या कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य में जब लोगों के कल्याण की बात होती है, उसके लिए बहुत सारे भलाई के कार्य किए जाते हैं, इससे लोग क्या होते हैं? आलसी और कायर हो जाते हैं। यह नौ उदारवाद कहता है। और कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलती हैं। आदमी शारीरिक रूप से विकलांग होता है तो समझ में आता है, लोग मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल समाज में देखने को मिलते हैं। तो नौ उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप है। ठीक है, ये यहां पे बताने का काम जो है किया गया है।
इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि लोक कल्याण के कार्यों से व्यक्ति आलसी हो जाता है, कायर हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास उसका रुक जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि जब उसको फ्री मिलने लगेगा तो काहे काम करेगा, काहे मेहनत करेगा। और जब मेहनत नहीं करेगा, जब वो काम नहीं करेगा तो वो आलसी हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसका विकास रुक जाएगा। इसके अलावा नौ उदारवादी लोग ये मानते हैं कि राज्य ने लोक कल्याण के बहुत कार्य किए हैं, अब उसे अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। ये क्या मानते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है उसने जनता के लिए, लोगों के लिए लोक कल्याण के बहुत सारे काम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे काम कर दिए हैं। अब उसको चाहिए कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दें, कि उन लोगों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी काम कर दिए गए हैं, अब वो भी अपने पैरों पर क्या हो, खड़े हों, ठीक है। याद रखिएगा, ये बात था। तो ये नौ उदारवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो नौ उदारवाद क्या कहता है? नौ उदारवाद क्या कहता है कि राज्य ने लोक कल्याणकारी कार्य बहुत कर दिए, अब उन्हें अपने पैरों पर, लोगों को उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दें। भैया हम बहुत भलाई का काम कर चुके हैं, अब तुम जो है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक तरीके से यही बात नकारात्मक उदारवाद में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि नौ उदारवाद राज्य नकारात्मक उदारवाद को नए सिरे से स्थापित करने को दिखाता है। नकारात्मक उदारवाद को नए सिरे से दिखाता है, ये बताया जाता है। तो आपने लोक कल्याणकारी राज्य को देखा, फिर नकारात्मक उदारवाद को देखा, तो ये चीजें आपको जो है देखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये जो नौ उदारवाद है, आपने इसके बारे में देखा कि इसके जनक जो माने गए रॉबर्ट नाजिक साहब माने गए थे। नाजिक साहब इसके जनक थे। इस उदारवाद को दो रूपों में विकसित किया गया। एक नकारात्मक दृष्टिकोण था नौ उदारवाद का, नकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा है एक सकारात्मक दृष्टिकोण। क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक पहले के जो जनक माने गए रॉबर्ट नाजिक साहब थे इसके जनक, आपने देखा था, अभी मैंने बताया था, रॉबर्ट नाजिक साहब थे इसके जनक। दूसरा सकारात्मक की बात करें, इसके जनक जो थे, जो हैं, वो है मैकफर्सन, ये इसके जनक माने गए थे। याद रखिएगा, एक है नाजिक साहब, एक दूसरे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पे याद रखिएगा। सारी बातें तो नौ उदारवाद को लेकर हो गई हैं, लेकिन नौ उदारवाद में ये जो रॉबर्ट नाजिक साहब हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया? राज्य को रात्रि प्रहरी की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, राज्य को रात्रि प्रहरी की संज्ञा दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। और इन्होंने जॉन लॉक के उन चीजों का समर्थन किया। किन चीजों का? जॉन लॉक को जब हमने पढ़ा था विचारक में, तो आपको याद होगा जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। इन्होंने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का क्या किया है? पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। जॉन लॉक का किसने? नाजिक साहब ने। अब ये नौ उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित बातें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। सिंपल से लेकर के कथन कार तक के प्रश्न यहां से बनते हैं। जैसे
सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु आप याद रखिए, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लोक कल्याणकारी राज्य का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछता है आपके एग्जाम, पूछा है, पहला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कौन होता है। लास्की, ये एक मर्तबा नहीं, आप टीजीटी का पेपर देखिए, आप पीजीटी का उठा के देख लीजिए, आप नेट जेआरएफ का उठा के देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन आपको कई मर्तबा रिपीटेड मिलेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कौन है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, आया हुआ है। दूसरा, इनकी किताब अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 10 बार पूछी गई है, ठीक है, 10 बार पूछी गई है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, निम्नलिखित में से लास्की की बुक का नाम क्या है, या जोड़े मिलाओ में सब कौन सा एक सही है। इस तरीके से इनकी बुक का नाम एक बार नहीं कई मर्तबा पूछा गया है। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूं, यकीन ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के देख लें। ये दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इतना ही स्लोगन पूछा था। ये बात किसने कही थी, लास्की साहब ने कही थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि उद्योग, मैं इसे बता दे रहा हूं, उद्योगों कथन कारण में कथन पूछता है कि कथन कहता है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, और नीचे कारण लिखा था लोक कल्याणकारी राज्य में उद्योगों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह था लोक, देखिए फिर से बता रहा हूं मैं क्या कहा था, कथन था क्या, लास्की साहब ने क्या कहा था, उद्योगों पर, लास्की साहब के अनुसार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, और कारण था लोक कल्याणकारी राज्य में, लोक कल्याणकारी कार्य से लिखेगा, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहां पे कथन और कारण क्या थे, दोनों सही थे, कथन और कारण दोनों सही थे। लोक और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि लोक कल्याणकारी मतलब ऐसे कार्य जो जनता की भलाई के लिए होंगे। और अगर जो उद्योग होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो रोजगार कर रहा हो, चाहे वो नई वस्तुओं के उत्पादन कर रहा हो, चाहे टैक्स कर रहा हो, देश के डेवलपमेंट में टैक्स इनका जो योगदान होता है सभी में। लेकिन अगर ये उद्योग निजी तौर पे होंगे तो उतना ज्यादा सार्वजनिक हित नहीं हो पाएगा, लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा, गरीब लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी लोक कल्याणकारी राज्य में। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से प्रश्न कथन कारण में यहां से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये एक तो स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया गया था, और चौथा वो इस तरह से कथन कारण से प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न को चलते हैं। लास्की साहब ने क्या कहा था कि ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है, 5वां प्रश्न। नेट जेआरएफ वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे कि राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए, वरना उद्योग ही राज्य पर क्या कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। प्रतिभा जी नमस्कार, देर हो गया आपको आने में। ठीक है, राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए, वरना उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। ये 5वां प्रश्न था जो आपके एग्जाम में स्पेशली मैंने लिखा है, नेट जेआरएफ पूछा है। ये पॉलिटिकल साइंस में आपसे पूछा गया था, लास्की साहब का स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां प्रश्न, ये भी पूछा गया है। राज्य को सभी व्यक्तियों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। देखिए मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, मैं एक नहीं लगभग अपनी सारी क्लास में एक बात जरूर बोलता हूं कि जो स्लोगन है या कैसे जो स्टेटमेंट, जो विचारकों ने बात रखी है, जो लोगों ने बात कही है, वो स्लोगन और जो बुक के नेम है, बुक का नाम जो है, ये 2 ऐसे बिंदु होते हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं टू द पॉइंट। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, आपको पता है लास्की की है, डन। तो ये किताब के नाम और स्लोगन ये पूछे गए हैं पीजीटी नेट जेआरएफ में। निशुपाल जी नमस्कार, स्वागत है। अब क्लास शुरू हो गई है, धीरे धीरे 45-50 मिनट हो गया डियर। मैसेज तो
ग्रुप मैंने खुद डाला था टेलीग्राम में, ऐप पर ही मैसेज गया था, आपने शायद देखा। संडे का दिन है तो चलिए कोई बात नहीं। वही जो हम लोगों ने बात की थी, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। तो सकारात्मक उदारवाद के बाद दो टॉपिक बचा था, लोक कल्याणकारी राज्य और नव उदारवाद, वही हम लोगों ने डिस्कस किया है। उससे संबंधित प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्न क्या है। ये हो गया, 6 प्रश्न हो गए आपके एग्जाम में। फिर आगे चलते हैं। हाउ मैन का स्टेटमेंट, स्पेशली नेट जेआरएफ, स्पेशली नेट जेआरएफ और ये कैंट साहब पीजीटी और नेट जेआरएफ में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है। हाउ मैन, लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और मध्यवाद के बीच का मार्ग है, जो अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, वही लोक कल्याणकारी राज्य होता है। WT कैंट। 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न, स्टेट स्लोगन जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। और बुक के नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 7 प्रश्न हो गए। इसके बाद हाँ, वेबरिज आयोग, लॉर्ड विलियम वेबरिज की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, इंग्लैंड के पीएम साहब एटली साहब ने कराया था। इसके प्रमुख कार्य, ये टीजीटी में बहुत पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी में बहुत पूछा गया है। अशिक्षा को दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, बीमारी उन्मूलन, दरिद्रता को दूर करना, आश्रय को दूर करना कि लोग दूसरे पे आश्रित ना हो। ये इंग्लैंड में जो वेबरिज आयोग बनाया गया था क्लेमेंट एटली साहब के कहने पर, वेबरिज उसका हेड था, लॉर्ड विलियम वेबरिज, उसे कहा गया था कल्याणकारी राज्य के क्या कार्य होंगे, तो उन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताया था कि ये कार्य होंगे। ठीक है, तो ये कार्य होंगे, याद रखिएगा। टीजीटी में बहुत पूछा गया है। 8वां प्रश्न हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थक है, तो निजी और मिश्रित दोनों, क्योंकि निजी जो होता है वो अलग होता है, मिश्रित जो होता है और सार्वजनिक अलग होता है। ठीक है, ठीक है। निजी जो होता है, निजी का मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर, जिसका निजी तौर पे किसी एक उद्योग का नियंत्रण होता है, और सार्वजनिक का मतलब जो इस पे सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा और क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की बात करता है, ये सब तो नहीं पूछा है, लेकिन इस सब घुमा के पूछ सकता है। तो ये आपका 9वां प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लोगों ने नकारात्मक उदारवाद देखा, सकारात्मक देखा, लोक कल्याणकारी राज्य देखा, फिर हम लोगों ने नव उदारवाद की बात की। 9 प्रश्न के बाद नव उदारवाद। तो ये नव उदारवाद को हम लोग जिस नाम से जानते हैं, उदारीकरण के नाम से जानते हैं, स्वेच्छा तंत्रवाद के नाम से जानते हैं, इच्छा स्वतंत्रतावाद के नाम से जानते हैं, समकालीन उदारवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस उदारवाद को, निम्नलिखित में से किस उदारवाद को समकालीन उदारवाद के नाम से जाना जाता है, तो वो है नव उदारवाद। समकालीन, याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। और इसके जनक भी पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न लिखाइएगा, 11वां प्रश्न, 10वां ये, 11वां ये, रॉबर्ट नाजिक। ठीक है, अगला है, इसके समर्थक हैं हेयक, फ्रीडमैन, वर्लिन, मैंने बताया है। सबसे पहले नव उदारवाद को अपनाने वाला देश इंग्लैंड, 1980 में। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सबसे इंपॉर्टेंट 13वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस प्रकार के उदारवाद को लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप देखा जाता है, तो वो है नव उदारवाद को। नव उदारवाद को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई मर्तबा पूछा गया है। और यहां से कथन कारण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि जैसे लोक कल्याणकारी राज्य लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये इंडिविजुअली पूछता है किस प्रकार के राज्य में
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आप बताओगे लोक कल्याणकारी राज्य में। ठीक है डियर। फिर नव उदारवाद उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। तो नव उदारवाद में क्या कहा गया कि लोक कल्याण के कार्यों से व्यक्ति आलसी हो जाता है, कायर हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। कथन कारण है, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। कथन जैसे कहता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों से व्यक्ति आलसी हो जाता है, कारण नव उदारवाद इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लोक कल्याणकारी कार्यों से व्यक्ति आलसी बन जाता है, यह नव उदारवाद में कहा गया है इसके अनुसार, और दूसरा भी सही है। ठीक है, यहां से प्रश्न कथन कारण में आपके एग्जाम बनते हैं, ऐसे 10 प्रश्न बनते हैं। अच्छे से याद रखिएगा इसे। इसके बाद ठीक है, और उसके बाद ये कहता है कि नव उदारवाद नकारात्मक उदारवाद को नए सिरे से खड़ा करता है, क्योंकि जो बात नव उदारवाद में कहा गई है वो यहीं पे कही गई है। नहीं, लिख तो मैंने पहले दिया था, अब लिख नहीं रहा हूं, अब पहले से लिखा, अब जो लिखूंगा बड़ा लिखूंगा नीतू पाल जी। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें यहां पे बताई गई हैं। और राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में किसने देखा है? राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में किसने देखा है? तो आप बताओगे राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में रॉबर्ट नाजिक साहब ने कहा है। किसने कहा है? रॉबर्ट नाजिक साहब ने कहा है, जो कि नव उदारवाद के जनक माने जाते हैं। उसमें भी नकारात्मक नव उदारवाद के जनक माने जाते हैं, सकारात्मक के मैकफर्सन साहब माने जाते हैं। ठीक है, ये सारे बिंदु थे। ये इतने प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में, सिर्फ 12 से 15 प्रश्न जो मैंने बताया आपको, ये सिर्फ नव उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य से बनते हैं। चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, नेट जेआरएफ का एग्जाम अगले महीने में स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी है। बीपीएससी में भी पूछ लेता है ये, और इसके साथ साथ एलटी जीआईसी जैसे एग्जाम में पूछता है पॉलिटिकल साइंस विषय में। ठीक है, तो ये हमारा उदारवाद का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें आप लोगों के लिए वो है समाजवाद। क्या है? समाजवाद है। लेकिन हमारी आपके पब्लिक क्लास जो मुलाकात होगी, अब वो नेक्स्ट संडे तक होगी पब्लिक क्लास से मुलाकात, थ्योरी को लेकर के। कल हम लोग बात करेंगे किसमें? समाजवाद को लेकर के, जो कि क्लास आपकी चलेगी किस पे? ऐप पर चलेगी। किसमें? टीचर्स एकेडमी के ऐप पर चलती है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी एक सीट अपनी रिजर्व करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एलटी जीआईसी स्पेशली नेट जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए जो बैच चल रहा है तरकश बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा? 96 28 95 92 37 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है, कोई इश्यू बता रहा है, आप उस पर तुरंत अपना व्हाट्सअप करिए, अपना सब्जेक्ट अपना कोर्स लिख करके 83 18 48 92 91 पे आप कॉल कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन आपको ऐप पर लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन। हालांकि प्रैक्टिस सेशन जो हमने किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इस नाम से है, एकलव्य बैच के नाम से, एकलव्य बैच के नाम से है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको टीचर्स एकेडमी, ठीक है, टीचर्स एकेडमी का ऐप आपको अपलोड करना है। आप इसे ऐप अपलोड कर लोगे तो ऊपर ही सबसे पहले लिखा रहेगा एकलव्य बैच। उस बैच में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे विषयों के 10-10 सेट है। 125-25 क्वेश्चन के 10-10 सेट है, यानी आप 1000 से ऊपर प्रश्न है विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया है। आप टीचर्स एकेडमी का ऐप अपलोड करके उसे देख सकते हैं। विथ एक्सप्लेनेशन और विथ आंसर आपको दिया गया है, उसमें आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए। बाकी आप थ्योरी क्लास करना चाहते हैं पेड बैच के लिए, तो उसको आपको मैंने बताया कि 96 28 95 92 37 पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाजवाद। ठीक है, तो कल हम लोग समाजवाद में बात करेंगे 3 बजे हमारी क्लास होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सभी लोगों को नमस्कार।